बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, तो वो लाइट का कुछ परसेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, तो उसमें भी हम बात करें अगर, तो 0.1% जो है वो लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब करता है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं करता। पर TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट 100% रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्लियर? तो इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऐसा होता कब है, उसके लिए देखो यहां पे, यहां ऑब्जेक्ट पानी में पड़ा, ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज निकल रही है, तो ये रेज सीधी गई। आपको पता है जब लाइट रेज सीधी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अनडिफ्लेक्टेड ही चले जाती है, तो ये सीधे ही चले गए। फिर ये बच्चे अगली रे गई किसी आई एंगल पे, तो जब ये आई एंगल पे गई, डेंसर से रेयर जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे जो है वो भी आई इंसिडेंट एंगल पे गई, इसको हम बोल देते हैं बच्चों IC, लिख दिया। IC इज क्रिटिकल एंगल। मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल पहले वाले इंसिडेंट एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये दूर जाके इंसिडेंट हुई है, तो दिखने से पता लग रहा है कि ये वाला इंसिडेंट एंगल इस इंसिडेंट एंगल से क्या है, ज्यादा। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ बेंड होती है। जितना इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा उतना रिफ्रेक्टेड एंगल और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो आपको ये पता है कि उस केस में रिफ्रेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से क्या होता है, बड़ा, नॉर्मल से दूर जो जाती है। आपने इंसिडेंट बढ़ाया, आगे से रिफ्लेक्टेड बढ़ गया, तो एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जरूर आएगा जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और जो आपकी लाइट है वो सरफेस के अलोंग क्या कर जाएगी, ग्रेस, वर्ड यूज किया मैंने, ग्रेस। ठीक है, कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा बाहर का रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इंसिडेंट एंगल से बड़ा होता है। तो एक इंसिडेंट एंगल ऐसा जरूर आएगा जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। बेंड होते होते देखो, इसमें इतनी बेंड है, सपोज करो अगली बार इतनी होगी, उसके बाद बिल्कुल ऐसी होगी। तो ये जो एंगल है जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब अगर आपका इंसिडेंट एंगल बच्चों क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, तो लाइट यहां पे गई क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड एंगल उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो लाइट अब किधर बेंड हो जाएगी, अंदर की तरफ। लाइट ने नॉर्मल से दूर जाना था, यहां पे बिल्कुल 90 पे हो गई, अगला स्टेप क्या है, 90 से नीचे की तरफ। तो जब ये लाइट वापस आ गई, तो ये उसी मीडियम में लाइट वापस आ गई जिसमें जा रही थी, उसी में वापस आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन हो गई। और इस केस में लाइट का 1% भी बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब होगी, जब लाइट का इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। और व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। तो यही यहां पे लिखा है, द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगी सरफेस पे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये भी बच्चे एक कंडीशन है कि लाइट को डेंसर से रेयर ही जाना पड़ेगा। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाते वक्त उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, उस केस में जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापिस आ जाएगी। ठीक है, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां पे अब देखो, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है, और आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहां पे अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, मतलब I इक्वल टू क्या आ जाएगा, R। और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको पता लग गई कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज अ इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। कोई डाउट किसी को यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता लग गई।
देखो अब दूसरी यहाँ पे कंडीशंस का ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी होगी जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के क्या होएगा, बड़ा होगा। और लाइट को हमेशा डेंसर से कहां जाना पड़ेगा, रेरर में जाना पड़ेगा। क्या जब लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी टीआईआर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट जब रेरर से डेंसर जाती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, हमें तो लाइट अंदर की तरफ बेंड करवानी है। अंदर की तरफ बेंड तभी होगी जब लाइट नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। और रेरर टू डेंसर में लाइट जो है वो नॉर्मल के टूवर्ड्स जाती है, तो उस केस में टीआईआर नहीं होगा। कोई डाउट यहां पे? अब देखो नेक्स्ट जो लिखा है यहां पे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंडीशन जो मैंने बोली वही लिखी हुई है कि नेसेसरी कंडीशन इज लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम। टीआईआर तभी हो सकता है जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में जाए। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में होगा, डेंसर मीडियम में होगा, क्योंकि लाइट ने डेंसर से ही जाना है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ सब्सटेंसेस है बच्चों जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ क्रिटिकल एंगल भी लिखे हुए हैं। आगे हम एक फॉर्मूला करेंगे जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। पर अगर आप ये याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है 48.75 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49 डिग्री। उसके बाद क्राउन ग्लास का जो ग्लास है नॉर्मली आपका, उसका होता है 41.14 जिसको नियर अबाउट 41 या 42 भी ले लेते हैं। उसके बाद फ्लिंट ग्लास है, ये टाइप्स ऑफ ग्लास है। ठीक है। उसके बाद डायमंड, डायमंड का कितना होता है 24.4 डिग्री। तो ये आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। पानी का और डायमंड का तो याद ही कर लेना। ठीक है। ग्लास का भी 42 डिग्री नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसके लिए देखो हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, एक बाहर का मीडियम जिसे हमने एयर लिया हुआ है और अंदर का मीडियम डेंसर मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर कंसीडर कर लो चाहे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 क्योंकि एयर है तो आपको पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। और μ2 कोई भी मीडियम हो सकता है तो इसलिए μ2 को मैं लिख दूंगा म्यू, कि कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है। तो म्यू लिख दिया। बाहर का क्या है, एयर है, तो कितना आएगा 1। अब आप लगाओ यहां पे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, म्यू कहां से कहां जा रही है, मीडियम से एयर में जा रही है। मतलब ये बोल सकते हैं कि सेकंड मीडियम से कहां जा रही है, फर्स्ट मीडियम में। तो ऊपर आएगा 2, नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि सेकंड से 1 में जा रही है। इक्वल टू साइन आई सी बाय साइन आर, या सिंपल अभी लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर। क्लियर। आप इसको क्या लिख दोगे, μ1 बाय μ2, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 2μ1 को लिखते कैसे थे, μ1 बाय μ2। यहां पे आ गया साइन आई बाय साइन आर, ये चीज आ गई। अब उसके बाद जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा उस केस में आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो अब यहां पे देखो बच्चों μ1 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि वो एयर है। ठीक है। तो यहां पे μ1 की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय μ2 की जगह म्यू लिख दिया। साइन आई इज व्हाट, IC, और साइन आर इज साइन 90, ये चीज आ गई। अब यहां पे 1 बाय म्यू एज सच इक्वल टू साइन IC बाय साइन 90, साइन 90 इज व्हाट 1। तो यहां से रेसिप्रोकल किया तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC। तो दिस इज एन अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। समझ लग गई। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का। अब यहां पे फिर वही बच्चों, बाहर का मीडियम क्या लिया था, एयर लिया था, है ना। बाहर का मीडियम एयर लिया था। अगर बाहर का मीडियम एयर ना हो, बार बार बोल रहा हूं पिछली जितने भी अपने टॉपिक किए हैं कि बाहर का मीडियम एयर लेके करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। पर अगर बाहर का मीडियम एयर नहीं है, सपोज करो ये ग्लास है और बाहर वाटर है, तो ग्लास इज स्टिल डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, तो TIR हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो अभी भी अंदर वाले मीडियम के कंपैरिजन में कौन सा मीडियम पड़ा है, रेरर। पर फॉर्मूले में तो डिफरेंस आ जाएगा ना। अब क्या फॉर्मूला है, इसे कैसे लिखोगे अब आप, म्यू मीडियम मतलब कौन सा मीडियम, डेंसर वाला। ठीक है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय नीचे क्या कर दोगे आप, म्यू ऑब्जर्वर,
या लिख दोगे म्यू बाहर वाला मीडियम, ऑब्जर्वर हमेशा बाहर होगा, तो यहां पे डिवाइडेड बाय म्यू किसका आ जाएगा, वाटर का, इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी। तो ये याद रखना बस, छोटी छोटी चीजें, मतलब कुछ नहीं है। आपने अगर ये भी फॉर्मूला याद किया होगा ना कि म्यू मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, तो मैंने बार बार बोला है अगर बाहर का मीडियम बदल जाएगा तो आप अपने फॉर्मूले में उस मीडियम के म्यू को रिप्लेस कर देना किसके साथ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। मतलब आप बाहर के मीडियम के म्यू को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सेम चीज हमने कहां की थी, एपरेंट डेप्थ में भी की थी, सेम चीज यहां भी बता रहा। तो फॉर्मूला आप ऐसे याद कर लेते हो म्यू मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, बट एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जर्वर। म्यू ऑब्जर्वर क्या होगा, बाहर का मीडियम, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, ऑब्जेक्ट के बाहर का मीडियम। क्लियर ये चीज। तो अब यहां से ये पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल मीडियम पे डिपेंड करता है या क्रिटिकल एंगल पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, क्या आंसर दोगे, पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। समझ लगी ये चीज। तो जो आपने ये पीछे वैल्यूज देखी थी ना टेबल में कि पानी का इतना होता है, डायमंड का इतना होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर के। क्लियर। अगर आपने देखो ध्यान से सुन लो ये बात, अगर मैं बोलूं कि बाहर का मीडियम एयर की जगह कोई और आ गया तो क्या क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा, यस क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल मीडियम। बदलता रहता है अपना क्रिटिकल एंगल। क्लियर। बाहर का मीडियम बदल दो, अंदर का क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा। बस ये है कि बाहर का मीडियम अंदर के मीडियम के कंपैरिजन में रेयर होना चाहिए, नहीं तो टीआईआर होगी ही नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी ही नहीं। क्लियर ये चीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम वार्म अप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30। तो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है और उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल गिवन है। तो बाहर का मीडियम कौन सा लोगे आप, एयर लोगे। जब मेंशन नहीं है तो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है सब कुछ, एयर के विद रिस्पेक्ट टू। तो हमें पता है कि अगर आपने किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी होती थी तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, c बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम, यही होता था, सिंपल सा फॉर्मूला। पर म्यू तो गिवन ही नहीं, गिवन क्या है, क्रिटिकल एंगल। अब आपको ये भी पता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना ये। तो यहाँ पे 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू c बाय v मीडियम। तो v मीडियम किसके इक्वल आ गया बच्चों, c इंटू साइन आई सी। c is what, 3 into 10 raised to power 8 into sin IC, critical angle is 30, तो 3 into 10 raised to power 8 into 1 by sin 30 is 1 by 2, तो ये कितना आ गया 1.5 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो अब आपके पास देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूले आ गए हैं। म्यू मीडियम का एक फॉर्मूला आ गया c बाय v, ठीक है। एक आपने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ते हैं चलो, म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये पढ़ा था। इज इक्वल टू साइन i बाय साइन r, ये भी पढ़ा था। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये पिछली क्लास में पढ़ा। और आज आपने पढ़ा कि म्यू मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC। और इन दोनों फॉर्मूलेज में बाहर का मीडियम अभी तक कौन सा लिया है अपन, एयर लिया है। और अगर बाहर का मीडियम एयर ना होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, म्यू ऑब्जर्वर। क्लियर ये चीज। तो ये है आपके पास अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलेज। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई में आया हुआ था, मतलब आपको पेपर में ये क्वेश्चन आया था 2017 में। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने स्पीड निकालनी है, सेम वैसे ही क्वेश्चन। स्पीड के लिए आपको फिर पता है कि स्पीड तभी निकलेगी जब आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन नहीं है। पर डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि लाइट ऐसे गई है और इसके बाद ये सरफेस के ऊपर क्या कर गई है, ग्रेस कर गई है। इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के। तो ज्यादा तंग नहीं किया उसने, पहले लिख दिया IC, पर अब नहीं लिखेंगे वो, अब लेवल बढ़ गया है। तो अब वो वैल्यू जरूर लिख देगा पर ये नहीं लिखेगा कि ये क्रिटिकल एंगल है। खुद समझना कि रे जो है वो सरफेस के अलोंग चले गई है तो ये क्रिटिकल एंगल होगा।
और इस पिछले क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट दिया था, यहां पे दिया नहीं, यहां निकाल लो क्रिटिकल एंगल। वो कैसे निकालोगे? अगर ये क्रिटिकल एंगल आईसी है तो ये भी कितना होगा? आईसी। देखो ना ऐसे जेड बन रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स बन रहे हैं ना ये, तो ये भी आईसी है। तो ये ट्रायंगल देखो, अब क्या इस ट्रायंगल की हेल्प से आप आईसी निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल में देखो यहां पे ये 90 डिग्री, ये क्या गिवन है? बेस, और ये क्या गिवन है आपको? परपेंडिकुलर। तो आप किसकी हेल्प से निकाल लोगे आईसी? tan की हेल्प से। तो आप बोलोगे tan ऑफ आईसी इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना? तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? 30, बेस इज व्हाट? 40। क्लियर ये चीज? यहां से कितना आ गया ये? 3/4। कोई डाउट यहां पे? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हमें तो म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी। तो tan आईसी से क्या निकालना है? sin आईसी। तो कैसे निकालते थे? वही सेम ट्रायंगल बना दिया आपने। या आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखो और इजी कर सकते हो, आप tan भी मत निकालो, आप पाइथागोरस की हेल्प से, क्योंकि आपको पता लग गया कि म्यू जो है बेसिकली दैट इज 1/sin आईसी, और sin आईसी जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाई नॉट वी सिंपली कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज फ्रॉम दिस ट्रायंगल? पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं। तो कैसे निकलेगा हाइपोटेन्यूज? तो √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहां पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये बन गया 1600, यहाँ पे 900 तो बन गया 2500, तो ये बन गया 50। तो आपके पास ये आ गया 50। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज sin आईसी। sin आईसी इज परपेंडिकुलर विच इज 30, हाइपोटेन्यूज इज 50, तो कितना आ गया? 3/5। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दो, म्यू इज 1/sin आईसी, c/v मीडियम। तो यहाँ पे 1/sin आईसी 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 into 1, यहाँ पे 3 into 10⁸, ये यहाँ पे v मीडियम। तो v मीडियम कितना आ गया? 3 into 10⁸ into 3/5, 3 3s are 9 into 10⁸/5, तो ये बन गया 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल नहीं दिया था, एक ट्रायंगल दे दिया था, थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स चेक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो आपको बोला गया ग्लास एयर इंटरफेस का आपने क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल निकालना। और कहते हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। तो लाइट कहां पे इंसिडेंट हुई है? लाइट इंसिडेंट हुई है कौन सी साइड पे? एयर वाली साइड पे। अब ये मत बोलना सर एयर से आ रही है वाटर में जाएगी TIR होगा ही नहीं। तो उसने कौन सा बोला है कि TIR हो रहा है? उसने ये बोला मुझे बस वाटर एयर ग्लास एयर का वर्क करके दिखाओ कि कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होएगा? म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1/sin आईसी। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। ये तो नहीं चाहिए ना कि लाइट आ रही है या जा रही है, उसने ये तो नहीं पूछा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल होगा या TIR होगा, ऐसा तो बोला नहीं। इसमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो उसके लिए आप बस म्यू ग्लास निकाल दो। अब म्यू ग्लास कैसे निकलेगा? जो डाटा उसने दिया है, उसने बोला लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है एयर वाली साइड पे। कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है? 45 डिग्री पे। और फिर बोला डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। ये है मेन वर्ड है। डेविएटेड का मतलब क्या है? देखो लाइट जब एयर से ग्लास जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट कुछ ऐसे हो जाएगी। इस लाइट ने ऐसे जाना था बच्चों, पर अंदर की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। तो कितने एंगल से डेविएशन हुआ? 15 डिग्री। तो ये एंगल 15 डिग्री दिया है आप, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया इसमें 15 डिग्री। इसमें ये बोल रहा है कि कितने डिग्री से वो लाइट जो थी अपने पाथ से डेविएट हो गई। तो मुझे बताओ अब रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया इस केस में? ये 45 है बच्चों, तो ये पूरा कितना होगा? 45, जिसमें से इतना 15 है तो बचा कितना? 30। तो आर आ गया आपका 30 डिग्री,
आई आ गया आपका 45 डिग्री। तो क्या अब आप स्नेल्स लॉ लगा के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो ना? तो कैसे लगेगा? म्यू एयर टू ग्लास इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये बन गया म्यू ग्लास बाय म्यू एयर। साइन आई की जगह 45, साइन आर की जगह 30। फिर यहां पे म्यू ग्लास एस म्यू एयर 1 होता है, साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2। तो ये बन गया 2/√2। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रेशनलाइज वगैरह करके ये आ जाएगा √2। और √2 कितना होता है? 1.414। कोई डाउट यहां तक? समझ लगी ये चीज? तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का। अब अगला काम क्या है? यहां से क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल आ गया? साइन आई सी इज 1/म्यू ग्लास। ये चीज आ गई। तो 1/√2 पुट कर देते हैं। 1/√2 सीधा आईसी निकालो। यहां पे कब होता है साइन की वैल्यू 1/√2? व्हेन आई एंगल इज 45। तो सीधा आईसी आ गया आपका 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the maximum angle I for which light suffers total internal reflection at the vertical surface। कहते बताओ यहां पे कितना I की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिसपे लाइट जो है क्या करे? रिफ्लेक्शन कर जाए वर्टिकल सरफेस से। मतलब ये लाइट आई, लाइट यहां से क्या है? रेडर से कहां जा रही है? डेंसर। यहां से लाइट ने डेंसर से कहां जाना था? रेडर में। पर लाइट आगे नहीं गई। अगर लाइट आगे नहीं गई इसका मतलब क्या है? कि लाइट यहां से क्या हो गई होगी? TIR हो गई होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसने यही तो बोला है कि लाइट बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लाइट अंदर ही रहनी चाहिए वर्टिकल ये वाले सरफेस से। तो यहां पे मतलब क्या होगा कि जो आपकी लाइट है वो किस एंगल पे गिरी होगी? क्रिटिकल एंगल पे, है ना? बाहर नहीं निकले तो ये भी हो सकता है क्रिटिकल एंगल पे करके ये यहां पे आ जाए। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा भी हो सकता है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो भी लाइट बाहर तो नहीं जाएगी। तो आपने सर यहां क्रिटिकल एंगल ही क्यों लिया? आपने क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल क्यों नहीं लिया? ऐसा क्यों नहीं लिया? उसका रीजन यही है कि उसने क्या बोला है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको। आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? अगर यहां पे मैंने आई लिया, आप ये एंगल बढ़ाओगे इंसिडेंट एंगल, तो आपको पता है स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अगर आप आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, सो डेट इसकी रेशियो क्या रहे? कांस्टेंट। तो आपने आई बढ़ाया, इधर से आर बढ़ गया। अगर आर बढ़ गया तो इधर से इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये तो 90 है। अगर ये वाला एंगल बढ़ रहा है तो इस वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये छोटा होता जाएगा। मतलब जितना आई बढ़ा उतना आर बढ़ा, और जितना आर बढ़ा उतना ही जो आईसी है वो क्या होता जाएगा? छोटा। तो मुझे बताओ यहां पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है जिसपे लाइट जो उधर ना जाए? क्रिटिकल एंगल। यही था ना, क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री का, उधर नहीं जाता। और जैसे ही आप यहां पे एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा करोगे लाइट अंदर आ जाती। और मैं चाहता हूं क्वेश्चन डिमांड्स की इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए, और दूसरी डिमांड क्वेश्चन की ये कि लाइट बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो इन सिचुएशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है कि आप चाहते हो इंसिडेंट एंगल बड़ा, तो यहां पे सबसे छोटा एंगल ले लो जिसपे क्या आ जाए? TIR। तो सबसे छोटा एंगल जिसपे TIR होती है वो कौन सा है? क्रिटिकल एंगल। TIR नहीं होती उस पे, पर लाइट दूसरे मीडियम में भी नहीं जाती। TIR नहीं होती उस पे। TIR तो मतलब वापिस आना, पर क्वेश्चन में बोल रहा है लाइट दूसरी तरफ ना जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, दूसरी तरफ ना जाए। तो हमने क्या ले लिया? सबसे छोटा एंगल यहां पे क्रिटिकल एंगल। बताओ क्लियर हुआ? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं, क्लियर है कि यहां पे हमने क्रिटिकल एंगल ही क्यों लिया? वो क्रिटिकल एंगल पे ही यहां पे इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम आए। तो अब आगे काम है इसको सॉल्व करना। तो देखो अब पहले तो स्टेप नंबर 1 क्या है? आर निकालो। आर कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल की हेल्प से। आर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आईसी चाहिए। तो पहले आईसी निकालना पड़ेगा, ठीक है? यहां अंदर का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.25। और जो बाहर का मीडियम है वो क्या है? एयर। लाइट यहां से इधर नहीं जा रही, यहां पे हो रही है ना TIR का फिनोमिना। तो TIR का फिनोमिना अगर यहां हो रहा है तो हमें पता है कि म्यू मीडियम इज इक्वल टू व्हाट? 1/sin IC। तो यहां से sin IC कितना आ गया? 1/म्यू मीडियम विच इज 1/1.25।
कितना बन गया, डेसिमल हटाया ऊपर 100 नीचे 125, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, तो साइन आईसी की वैल्यू आ गई 4/5। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो साइन आईसी पता ही नहीं कितना है, 4/5 तो किसी एंगल पे हमें पता ही नहीं है, तो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आप क्या करोगे, देखो ट्रायंगल नेम दे रहा हूं इसको मैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में आप मुझे बताओ जो आपका आर है वो किसके इक्वल होगा, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 90 प्लस आईसी प्लस आर इज इक्वल टू 180, आर कितना आ गया 180 माइनस 90 माइनस आईसी, तो आर आ गया यहां से 90 माइनस आईसी। बताओ ये चीज क्लियर होगी। अब आपको चाहिए इंसिडेंट एंगल, क्वेश्चन आ गया कि चलते चलते देखते हैं क्या आता है। हमें आई चाहिए, आई के लिए क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लगा दो, आर पता लग गया, आई निकालना है, स्नेल्स लॉ पिछला जितना भी है सारा चलता जाएगा साइड साइड में, तो स्नेल्स लॉ लगाओ यहां पे, स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू एयर से कहां जा रही है, मीडियम में है ना, एयर से इस मीडियम में जा रही है, तो हम लिखेंगे म्यू मीडियम बाय म्यू एयर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। क्लियर, म्यू मीडियम 1.25, म्यू एयर 1, साइन आई निकालना है, साइन आर, आर की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने 90 माइनस आईसी, ये चीज आ गई, यहां पे करते हैं, ये साइन आई याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बच्चों इक्वेशन 1.25 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन 90 माइनस आईसी, तो दिस इज साइन आई, और यहां पे साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। मेरे पास साइन आईसी है, मुझे क्या चाहिए, कॉस आईसी, तो निकल सकता है, कैसे निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16/25, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 9/25, ठीक है। तो यहां चल रहा था कॉस स्क्वायर आईसी, मुझे कॉस आईसी चाहिए, कितना आ जाएगा 3/5, तो ये वैल्यू को उठा के यहां पुट करते हैं, तो 1.25 इज इक्वल टू साइन आई बाय 3/5, 5/3 साइन आई, तो यहां से साइन आई कितना आ गया बच्चों 3 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू कितना आ गया 0.25, तो मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, 3/4 आ रहा है, चलो 3/4 इज योर आंसर, तो साइन आई आ गया 3/4, अब लास्ट में लिख दोगे आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, तो यहां आप आंसर को छोड़ दो, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर इज 45, तो एक ग्लास स्लैब है, जब वो एयर में पड़ा तो उसका क्रिटिकल एंगल आपको दे दिया कितना है 45 डिग्री। What will be the critical angle when the glass slab is immersed in water of refractive index 1.3? कर दिया, पानी में डुबा दिया उसको, पानी में डुबा दिया है, तो अब आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल बदलेगा या नहीं, पहले तो ये बताओ, ग्लास स्लैब का क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा, तो केस 1 देखिए आप पहले, केस 1 में जो म्यू ग्लास था वो किसके इक्वल आएगा 1/sin ऑफ 45, क्योंकि पहले तो एयर में ही था, जब एयर में हो तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है म्यू मीडियम इज इक्वल टू 1/sin c, तो म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1/sin 45, तो सबसे पहले हम यहां से म्यू ग्लास निकालते हैं, कितना आ गया 1/√2, तो ये बन गया √2, क्लियर। अब सेकंड केस कि आपने ग्लास को पानी में क्या कर दिया, इमर्स कर दिया, अब बताओ क्रिटिकल एंगल, तो नया क्रिटिकल एंगल आएगा क्योंकि पेयर बदल गया, पहले एयर के साथ था वाटर के साथ है, तो अब फॉर्मूला लगेगा म्यू ग्लास बाय म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में कौन आएगा वाटर, क्योंकि बाहर कौन है पानी, तो म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर इज इक्वल टू 1/sin नया क्रिटिकल एंगल I'(c), म्यू ग्लास हमने पहले केस में निकाल दिया, म्यू वाटर हमें गिवन है 1.33, यहां से 1/sin I'(c, तो यहां से sin
आई डैश सी कितना आ गया 1.33 बाय रूट 2 मतलब 1.33 बाय 1.414 डिवाइड करो बच्चों, डिवाइड करके जो नया आएगा साइन इधर भेज देना, साइन इनवर्स 1.33 बाय 1.414। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेन रखने का मकसद यही था कि आपको पता लग जाए अब कि मीडिया का पेयर बदलेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।